हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। ठीक है, तो अब हम आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो 2013 के केवीएस के पेपर के हैं। 156 नंबर का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा है द पोजिशनिंग टाइम और रैंडम एक्सिस टाइम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। जो हमारा एक्सिस टाइम होता है, ठीक है, वो उसके दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट के बारे में कहा है इसने, देखो रोटेशनल लेटेंसी टाइम और सीक टाइम, इनसे मिलके हमारा एक्सिस टाइम बनता है। तो पहले पार्ट के बारे में, यहाँ पे एक पार्ट के बारे में इसने कहा है कि द टाइम नेसेसरी टू मूव द डिस्क आर्म टू द डिजायर सिलेंडर कोल्ड। ठीक है, ये टाइम क्या कहलाता है, इसको आपको बताना है। तो देखो, जैसे हमारे पास ये डिस्क है, तो आपके पास इस तरह से बने होते हैं इसमें। ठीक है, ये ट्रैक होते हैं। अब ये ट्रैक जो होते हैं ये यहाँ पे सेक्टर में डिवाइड होते हैं, फिर इस तरह से। ठीक है, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसे ही देख लीजिए ये। ठीक है, समझ लेना भावनाओं को। अब यहाँ पर देखो, ये डिस्क का हेड होगा, ये हेड है यहाँ पर। मान लिया कोई डेटा मुझको यहाँ से रीड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझको इसको हेड को यहाँ से, इस वाले ट्रैक से, ये जो सर्किल बना हुआ है ये पूरा ट्रैक है, और जो ये पार्ट है ये क्या है, एक पर्टिकुलर सेक्टर है। ठीक है, ये जो पार्ट बने हुए हैं ये सेक्टर है ट्रैक के। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इस हेड को यहाँ से यहाँ पे लाना पड़ेगा, इस ट्रैक पे मूव करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक जब आने का टाइम है, ठीक है, जो इस ट्रैक से, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक आने का जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं सीक टाइम। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये जो हमारी डिस्क है, इसके प्लेट्स है, ये रोटेट करती रहती है। रोटेट करने पे ये जो है यहाँ पे आएगा, रोटेट करने में, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये करना, देखो ये नहीं मूव कर रहा, ये तो यहाँ से यहाँ आ गया। बेसिकली ये मूव करेगा, आप देखते हो बहुत हाई स्पीड से आपकी प्लेट्स ये मूव करती रहती है। ठीक है, तो ये जब यहाँ से मूव करके यहाँ आएगा, तो मैं अभी इसको यहाँ से हटा दिया, ये क्रॉस हो गया और ये यहाँ पे पहुंच गया है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। तो ये जो टाइम हुआ, इसको बोलते हैं हम रोटेशनल लेटेंसी टाइम। ठीक है, यानी हेड के पर्टिकुलर सेक्टर तक पहुंचने पे, या सेक्टर के पर्टिकुलर हेड तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है उसको रोटेशनल लेटेंसी टाइम, और हेड के पर्टिकुलर ट्रैक तक पहुंचने के टाइम को बोलते हैं सीक टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे यही कहा है द टाइम नेसेसरी टू मूव द डिस्क आर्म। डिस्क आर्म मतलब ये हेड है, इसको मूव करा रही है आप टू द डिजायर सिलेंडर, मतलब डिजायर ट्रैक तक जा रही है आप। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आप देखो, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाने के लिए हम सीक टाइम यूज करते हैं। 157 में कहा है इन एन आरडीबीएमएस रिलेशनशिप बिटवीन टेबल आर क्रिएटेड बाय यूजिंग। टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप क्रिएट करी जाती है आरडीबीएमएस में, वो फॉरेन की के द्वारा करी जाती है। ठीक है, फॉरेन की जो होती है वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट होती है, जो दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाती है। 158 में कहा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज रन ऑन। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहाँ पर रन करता है, देखो क्वेश्चन में ये आपको आंसर है। लाइनेक्स, यूनिक्स, एप्पल, मैक ओएस, ये तो सारे के सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। खुद ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसने ये थोड़ी पूछा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे पूछ रहा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर रन होते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज रन ऑन। ठीक है, ये तो सारे के सारे ऑपरेटिंग ही सिस्टम है। ठीक है, इनमें रियल टाइम नॉन रियल टाइम है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पूछा जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ पे रन होता है, तो वो हमेशा एम्बेडेड सिस्टम में होता है, इसमें हार्डवेयर भी यूज करते हैं। वहाँ पे आपको रियल टाइम की जरूरत होती है, रोबोटिक्स है। ठीक है, वहाँ पे आप जैसे देख रहे हो ऑटोमेटिक गाड़ियां चलने वाली हैं, तो वहाँ पे रियल टाइम चल रहा है, चलेगा ना। आज थोड़ा सा भी अगर टाइम का डिफरेंस हो गया तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा वहां पर। तो इसीलिए आपको रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम जो होता है, ठीक है, उनमें हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। 159 में कहा है ए प्रोग्राम इज एन एंटिटी। प्रोग्राम किस टाइप की एंटिटी है, एक्टिव है, पैसिव है। ठीक है, तो देखो ये डोरमेंट और हाइपर मीडिया तो होते ही नहीं, मेन यहाँ पे आपको देखना है एक्टिव और पैसिव, क्योंकि डोरमेंट का पार्ट ही है पैसिव। हम यहाँ पे एक्टिव और पैसिव दो तरह से यूज करते हैं। प्रोग्राम जो होता है वो पैसिव स्टेट होती है।
ठीक है। प्रोग्राम एक पैसिव एंटिटी होती है, और जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, तो वो हो जाता है एक्टिव स्टेट। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस जो होता है प्रोग्राम की एक्टिव स्टेट होती है, प्रोग्राम जो है वो पैसिव स्टेट में रहता है। ठीक है, जब तक उसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, वो रखा ही तो हुआ है, कुछ काम थोड़ी कर रहा है। जब एग्जीक्यूट होगा तब एक्टिव होगा वो। ठीक है, तब वो प्रोग्राम ना कह के तब हम उसको प्रोसेस बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैसिव, सेकंड वाला। इस क्वेश्चन में कहा है डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट। ये डायग्राम क्या बता रहा है? देखो यहाँ पे एक रेडी क्यू है, ये सीपीयू है। ठीक है, कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है रेडी क्यू से सीपीयू पे एग्जीक्यूशन पे जाता है प्रोसेस। ठीक है, अब सीपीयू से या तो वो एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाता है आगे, या यहाँ पे इनिशियल स्टेट से आ रहा है वो न्यू स्टेट से रेडी क्यू में, और यहाँ से कंप्लीट होकर चला गया। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि सीपीयू से कंप्लीट ना हो, वो वेटिंग स्टेट वगैरह में चला जाए। तो कहाँ कहाँ किस तरह से जाएगा? तो अगर उस पर कोई इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट आती है तो वो इनपुट आउटपुट क्यू में चला जाता है, फिर इनपुट आउटपुट के बाद वो वापस से रेडी क्यू में आ जाता है। अगर टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड हो गया, टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड का मतलब हो गया जैसे आप राउंड रोबिन में करते हैं, पर्टिकुलर क्वांटम टाइम दिया है, वो एक्सपायर हो गया तो वो आ गया, उस टाइम के बाद फिर वापस वो रेडी क्यू में चला जाएगा। अगर कोई चाइल्ड फोक कर दिया गया है, नया वो बना कोई चाइल्ड आया, वो एग्जीक्यूट होने लगा, तो चाइल्ड एग्जीक्यूट होगा पहले, उसको कंप्लीट होने के बाद तभी एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई इंटरप्ट लगा दे तो इंटरप्ट हो जाएगा, वेट करेगा इंटरप्ट की, जैसे इंटरप्ट आएगा तब उसके बाद वो एग्जीक्यूशन में जाएगा। तो ये जो डायग्राम है किस चीज को बता रहा है? तो ये बेसिकली जो हमारी क्यू है, इनपुट आउटपुट क्यू है, ठीक है, रेडी क्यू है, इनके बारे में बता रहा है कि इस तरह से हम यूज करते हैं, वेटिंग वगैरह सारी। तो ये क्यूइंग डायग्राम है प्रोसेस के एग्जीक्यूशन का ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 161 है, इसमें कहा है फॉलोइंग डायग्राम डिस्पाइट। ये डायग्राम किस चीज का है? तो देखो यहाँ पे एक थ्रेड है, कुछ कर्नल थ्रेड को के से डिनोट किया गया है, और इस तरह के जो थ्रेड है ये सब इनको यूजर थ्रेड बोला है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कर्नल थ्रेड और यूजर थ्रेड के बीच में हम कम्युनिकेशन देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखो 3 कर्नल थ्रेड है और 4 यूजर थ्रेड है। तो ये किस तरह का मॉडल होगा? तो ये बेसिकली मैनी टू मैनी मॉडल होगा। 1 to 1 में एक कर्नल है, एक यूजर है। मैनी टू 1 में हमारे पास यहाँ पे मैनी हो जाएंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैनी टू मैनी मॉडल कहलाएगा। यहाँ पे ये डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 162 में कहा है दिस बिगिन एट द रूट एंड फॉलो ए पाथ डाउन टू द स्पेसिफाइड फाइल। ठीक है, यानी रूट से चलेगा, जैसे आप किसी फाइल का पाथ दे रहे हो, मान लिया फाइल सी ड्राइव के अंदर है, सी ड्राइव में एक फोल्डर है, मान लिया ए नाम का फोल्डर है, ए नाम के फोल्डर में एक ए बी सी नाम का फोल्डर है, और यहाँ पे ए बी डॉट टी एक्स टी फाइल है। ठीक है, तो आप इसका पाथ लिखोगे तो कह रहा है जो रूट है आपकी सी, तो यहाँ पे सी से लिखेंगे, फिर आप ए में जाएंगे, ए के बाद जो है यहाँ पे आप एबीसी में जाएंगे। ठीक है, तो देखो फॉलो ए पाथ डाउन टू द स्पेसिफाइड फाइल, इस फाइल तक जाएंगे आप ab.txt तक, गिविंग द डायरेक्टरी नेम ऑन द पाथ। ये डायरेक्टरी का नाम है, ये पाथ दे रहे हैं, ये पाथ हो जाएंगे। तो ये जो डायरेक्टरी नाम का ये पाथ आया, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ नेम। ठीक है, उस फाइल का जो नाम है एब्सोल्यूट पाथ नेम कहलाता है। तो 1 वाला आंसर सही होगा। 163 में कहा है each process is contained in a single section of memory that is contiguous to the section containing the next process is called। तो वो क्या कहलाता है? देखो एक प्रोसेस है, वो एक सिंगल सेक्शन में रहेगा और कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे ये है हमारे पास, ये मेमोरी है, इसमें हमारे कुछ सेक्शन बने हुए हैं या ब्लॉक बने हुए हैं। तो जो भी प्रोसेस आएगा, मान लो कोई प्रोसेस P1 आया, तो वो एक सिंगल सेक्शन में बस P1 ही रहेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। P2 आया, वो किसी दूसरे सेक्शन में आ गया, मान लिया P2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास प्रोसेस जा रहे हैं एक सेक्शन में, सिंगल सेक्शन ऑफ मेमोरी में एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस के लिए सिंगल सेक्शन बना हुआ है। दैट इज कॉन्टिग्यूअस, और कॉन्टिग्यूअस ऑर्डर में, मतलब वो अलग अलग पार्ट में नहीं डिवाइड हो सकता कि P1 आधा यहाँ है आधा यहाँ है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरह की मेमोरी स्कीम को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, जो आपके प्रोसेस को कॉन्टिग्यूअस ऑर्डर में मेमोरी को एलोकेट करता है।
इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कहा है बोथ द फर्स्ट फिट एंड बेस्ट फिट स्ट्रेटेजी फॉर द मेमोरी एलोकेशन सफर फ्रॉम। ठीक है, ये जो है हमारी कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कुछ स्कीम दी हुई है फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट की। तो आपको बताना मेमोरी एलोकेशन करते वक्त आपको अगर कौन सी जो है फ्रेगमेंटेशन है या सेगमेंटेशन है वो आएगी। सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो सेगमेंटेशन की बात होती है हमारी नॉन कॉन्टिग्युअस में। अभी आप यहाँ पे बात करेंगे बोथ द फर्स्ट फिट एंड बेस्ट फिट। पहले ये समझते हैं फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट क्या होता है। ठीक है, ये ब्लॉक के अंदर मेमोरी को एलोकेट करने के तरीके हैं। ठीक है, एल्गोरिथम में फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, रोस्ट फिट, बड़ी फिट और नेक्स्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे पहले फर्स्ट फिट के बारे में। फर्स्ट फिट का मतलब क्या है? देखो फर्स्ट फिट का मतलब है कि आपके पास कुछ मेमोरी ब्लॉक है। ठीक है, तो कोई प्रोसेस आया उस मेमोरी ब्लॉक में आपको एलोकेट करना, तो आपको ये चेक करना कि कौन से ब्लॉक में वो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी एनफ मेमोरी ब्लॉक आपको मिल जाएगा उसी में हम उसको एलोकेट कर देंगे। कैसे? मतलब जैसे मतलब मैं लिख सकता हूँ उसको कि एलोकेट द फर्स्ट फ्री पार्टीशन, जो भी पहला पार्टीशन फ्री मिल जाएगा, एलोकेट द फर्स्ट फ्री पार्टीशन जो भी एनफ हो उस प्रोसेस के लिए, यानी लार्ज एनफ टू अकोमोडेट द प्रोसेस, जो प्रोसेस को अकोमोडेट कर पाए। तो इस जो मेथड है, टेक्निक है, इसको हम फर्स्ट फिट बोलते हैं। कैसे? अब हम देखते हैं। मान लिया हमारे पास कुछ प्रोसेस है, P1 प्रोसेस है, इसका साइज है 212 KB। एक प्रोसेस P2 है, इसका साइज है 417 KB। एक प्रोसेस है P3 ले लेते हैं, ये 112 का है। एक P4 ले लेते हैं, ये मान लिया 526 का है। ठीक है, और आपके पास कुछ मेमोरी लोकेशन है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जगह हो गई, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे हमारे पास कुछ मेमोरी ब्लॉक है ये। ठीक है, मेमोरी के पार्टीशन दिए हुए हैं, उनमें हमें इनको एलोकेट करना। मान लिया इसका साइज 100 KB का है, इसका साइज जो है 500 KB का है। एक और बना लिया, मान लिया ये 200 KB का ब्लॉक है, और ये 300 KB का ब्लॉक है, और एक हमारा 500 KB का ब्लॉक है। इस तरह से हमने कुछ ब्लॉक बना लिया। अब देखो फर्स्ट फिट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम इसमें देखेंगे, हमें पहला प्रोसेस आया P1, इसको चाहिए 212 KB का ब्लॉक। तो यहाँ से सर्च करना शुरू करेंगे, जो भी उसको 212 KB का सबसे पहले मिल जाएगा उसमें इसको एलोकेट कर देगा। तो इस वाले ब्लॉक में मिल गया, ये ब्लॉक नंबर 1 2 3 4 5 ये ब्लॉक है हमारे पास। तो इसमें यहाँ पे हमारा P1 एलोकेट हो जाएगा, और P1 जो है वो 212 KB लेगा। तो यहाँ तक मान लिया ये 212 KB होगा, तो आपके पास जो बचेगा वो कितना वो बच गया, 212 यहाँ से हमने अगर कम करा तो 288 रिमेनिंग रह गया। अब दोबारा से देखो P2 प्रोसेस आता है, इसको 417 की जरूरत है। तो 417 की जरूरत, ये तो फुलफिल नहीं कर पाएगा, ये 288 ये भी फुलफिल नहीं कर पाएगा। अगर मेरा P2 288 होता तो वो यहाँ पे हम यूज कर सकते थे। अगर हम इस तरह से पूरे प्रोसेस को एक साथ यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे उसको यूज कर लेते। ठीक है, 112 जो है वो P3 जो है यहाँ पे चला जाएगा। NF जो है 417 है हमारा, सॉरी 417 जो है यहाँ पे आ पाएगा, फिर ये 500 वाला खाली है तो 417 वाला यहाँ पर आ गया, मतलब ये प्रोसेस है P3। ठीक है, ये P3 प्रोसेस यहाँ पे आ गया है, इसने 417 ले लिया तो 83 आपका खाली रह गया। अब 112 वाला आया, 112 वाला यहाँ पे चला जाएगा हमारा ये P2 था। ठीक है, जो हमारा ये वाला बना हुआ है ये P2 है। अभी हमने 417 जो करा वो P2 का साइज है, तो यहाँ पर P2 कर देते हैं और ये P3 यहाँ पे आएगा। P3 को 112 की जरूरत है, तो यहाँ पे 112 का लेगा ये, और फिर भी हमारे पास खाली रह जाएगा। ठीक है, कितना खाली रह जाएगा? 176 का खाली रह जाएगा, यहाँ तक ले लेगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास P1 वाला जो है ये भी ब्लॉक नंबर 2 में गया है, P2 वाला ब्लॉक नंबर 5 में गया है, और
P3 वाला ब्लॉक नंबर 2 में गया। अब P4 आया, इसको 526 की जरूरत है, तो 526 वाला तो कोई ब्लॉक है ही नहीं, ठीक है। लेकिन मेरे पास मेमोरी 100, 200, 300, 600 तो यही बच रही है, T3 यहाँ भी बच रही है, यहाँ भी बच रही है, 700-800 केबी के करीब मेमोरी बची हुई है, मुझको 526 का ही प्रोसेस एलोकेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। यही एलोकेट करना 526 का, ये भी नहीं कर पा रहा हूँ। एनफ मेमोरी होते हुए भी अगर आप प्रोसेस एलोकेट ना कर पाए तो इस तरह के फ्रेगमेंटेशन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ फर्स्ट फिट पे आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, इंटरनल तो होगा नहीं क्योंकि जो भी प्रोसेस आता रहेगा वो यहाँ पे खाली जो जगह बची हुई है उसमें आता रहेगा। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जब पहले वाले में ही हो गया फर्स्ट फिट में, तो आंसर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ही होगा उसका। वैसे हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला जो हमारा दूसरा है बेस्ट फिट, ठीक है। बेस्ट फिट क्या होता है, देखो जो हमारी फर्स्ट फिट होती है वो सबसे फास्ट काम कर रही है वहां पे, वो जो भी प्रोसेस जो भी ब्लॉक मिला फिर एकदम उसको ही एलोकेट कर दिया वहां पे, ठीक है। तो ये उसकी एडवांटेज होती है। लेकिन बेस्ट फिट में क्या करता है, पहले पूरे के पूरे एरिया को, जो भी हमारा मेमोरी जितने भी लिस्ट है हमारी, इन सबको सर्च करेगा, स्कैन करेगा, ठीक है। मान लिया उसी तरह से हम ले लेते हैं, ये 100 का था हमारे पास, दूसरा हमने बनाया था 500 का, तीसरा बनाया था 200 का, फिर 300 का, फिर 500 का था, ठीक है। ये मेमोरी ब्लॉक है, और ये सारे ब्लॉक को वो सर्च करेगा पहले, फिर उसमें से बेस्ट का मतलब है यहाँ पे कि जो भी सबसे छोटा ब्लॉक होगा, ठीक है, उस ब्लॉक को पकड़ेगा जो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए, ठीक है, उस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए या उस प्रोसेस को एलोकेट कर पाए। यानी सबसे पहले तो हम फर्स्ट सर्च या स्कैन ऑल लिस्ट, पूरी लिस्ट को स्कैन करेंगे, देन एलोकेट द प्रोसेस इनटू स्मॉलेस्ट एनफ ब्लॉक या पार्टीशन, ठीक है। अब मान लिया प्रोसेस वही है, हमारे P1 जो है उसको 212 की जरूरत है, P2 जो है उसको 417 की जरूरत है, P3 को 112 की जरूरत है, और P4 को 526 की जरूरत है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने स्कैन करा, पहले वाले को 212 की जरूरत है, तो जो भी सबसे कम पड़ेगा 212 के लिए, ठीक है, उसमें करेगा। तो देखो 300 वाले में करेगा ये, अब यहाँ 500 वाले में नहीं करेगा, यहाँ पे करेगा P1 को, और यहाँ पे 212 ये एलोकेट होगी और फ्री रह गई है अब इसमें 88, तो ये फ्री रह गई। फिर P2 है, फिर स्कैन करेगा सारे को, 417 की जरूरत है, तो 417 यहाँ पे इसको P2 को एलोकेट कर देगा, ठीक है, और यहाँ पे 83 इसका खाली रह जाएगा, ठीक है। फिर P3 को 112 की जरूरत है, 112 NF इसमें आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर P3 को एलोकेट कर देगा 112, ठीक है, और 88 यहाँ पर भी खाली रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एलोकेट हो गया। P4 को 526 की जरूरत है, तो 526 यहाँ पे NF नहीं है कोई भी, ठीक है, तो यहाँ पे 526 खाली नहीं है, लेकिन हमारे पास मेमोरी है 526 से ज्यादा है, 500 ये है, 100 ये है, तो 600 ये, और इनमें से भी बची हुई है 700-800 की मेमोरी बची हुई है, लेकिन हम तब भी एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। क्योंकि हम प्रोसेस को ब्रेक नहीं कर सकते, प्रोसेस को नॉन कंटिन्यूअस ऑर्डर में ब्रेक करते हैं, कंटिन्यूअस में प्रोसेस ब्रेक नहीं होता, पार्टीशन ही ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट फिट जो होती है स्लो होती है, इसमें पहले आपको हर बार पूरी लिस्ट को स्कैन करना पड़ता है, फिर एनफ स्मॉलेस्ट को करना पड़ता है, तो ये तो जो होती है स्लो होती है बेस्ट फिट, ठीक है, और जो फर्स्ट फिट थी वो फास्ट होती है। अब देखो यहाँ पे एक रोस्ट फिट है, रोस्ट फिट में क्या होता है, रोस्ट फिट में आप देखते हैं जो भी हमारे पास लार्ज ब्लॉक होगा उस लार्ज ब्लॉक को हम स्कैन करेंगे, लार्जेस्ट, जैसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट है तो रोस्ट फिट में ये लार्जेस्ट ब्लॉक को करेगा पहले, ओके भाई। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये जो है आपको कम से कम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन देता है वैसे, ठीक है, इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट ब्लॉक जो है इसमें रोस्ट केस वाला ये अच्छी तरह से काम करता है, ये सबसे बेस्ट रहता है इनके अकॉर्डिंग, अगर हम इस तरह से करते हैं, इस वे में हम यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पे बेस्ट और फर्स्ट की बात करनी थी, तो दोनों एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से हो रही, बेस्ट और रोस्ट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, बेस्ट में स्मॉलेस्ट, रोस्ट में लार्जेस्ट रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 है
इसमें कहा है द सिंपलेस्ट बट मोस्ट एक्सपेंसिव अप्रोच टू इंट्रोडक्टरी रिडंडेंसी इज डुप्लीकेट द एवरी डिस्क। यानी सिंपलेस्ट है लेकिन एक्सपेंसिव है। क्या करना कि आपकी जो डिस्क है, ठीक है, उसकी कॉपी बना देनी है, रिडंडेंसी करनी, डुप्लीकेट कॉपी बना देनी है। आप अपने डेटा की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाइए डिस्क की। आप देखते हैं मोबाइल में भी आ जाती है ना डुप्लीकेट कॉपी बना देना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? तो इस टेक्निक को हम मिररिंग बोलते हैं। मिररिंग में क्या होता है, डुप्लीकेट कॉपी हम तैयार कर देते हैं, ठीक है। तो रिडंडेंसी के लिए जैसे मान लिया अगर कोई फेल हो जाए तो वहां से हम कर लें, तो ये डुप्लीकेट कॉपी बनाना है हमारा मिररिंग कहलाता है। 166 में कहा है ब्रिज कौन सी लेयर पे काम करते हैं? तो ब्रिज जो है वो जो आपकी ये है ट्रांसपोर्ट में डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। यहाँ पे निशान लग गया तो इधर है डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है, पेन इधर उधर हो जाता है। चलो, डेटा लिंक लेयर जो होती है ये लेयर 2 कहलाती है OSI में, और इस पे जो है हम मैक एड्रेस वगैरह रीड करते हैं। तो मैक एड्रेस पे काम ब्रिज भी करता है, तो ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। जितनी भी हमारी हार्डवेयर डिवाइस हैं वो जो है हमारी सब मीडिया पे ही काम कर रही हैं, जैसे हमारी डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो इन्हीं 3 लेयर पे काम करती है, नीचे वाली पे, ठीक है। ऊपर वाली पे तो सॉफ्टवेयर काम करते हैं, हार्डवेयर से रिलेटेड, इनको हार्डवेयर लेयर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 166 में कहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ इन ए नेटवर्क। बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल, यानी वो मैक्सिमम कितना डेटा ट्रांसफर कर सकता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, टाइम ड्यूरेशन में। तो ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल जो होता है उसको बैंडविड्थ बोलते हैं। 168 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोवाइड द हाईएस्ट डेटा रेट। डेटा रेट का मतलब डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है उसका हाईएस्ट रेट बताना है। कौन सी डिवाइस इसमें प्रोवाइड करती है, कंप्यूटर बस, वॉइस एंड मोड, टेलीफोन बस या लीज लाइन? तो देखो जो कंप्यूटर बस होती है मतलब कंप्यूटर वायर है, वो तो लीज लाइन हो, टेलीफोन लाइन हो, किसी से भी करेंगे, ऑफलाइन भी काम करती रहती है। कंप्यूटर बस जो होती है मेनली जैसे आप कीबोर्ड की वायर ले रहे हो, मेमोरी वायर ले रहे हो, कोई भी, वो सबसे फास्ट वर्क करेंगे। 169 में कहा फाइल साइज ऑफ 640 बाई 480 पिक्चर ऑफ 256 कलर है, और इन 8 बिट रिजोल्यूशन में आपको इसका फाइल का साइज बताना कितना होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारी पिक्चर है वो 8 बिट के रिजोल्यूशन पे काम करी, तो 256 कलर तो अपने आप होंगे, तो इसका तो इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है ये रिजोल्यूशन है और 8 बिट है, तो साइज यहाँ पे देख लो 640 गुना 480 गुना 8, तो ये जो आएगा ये हमारे पास बिट में आ जाएगा, क्योंकि 8 बिट का रिजोल्यूशन है पर पिक्सल का। हमें आंसर केबी में दिए हुए सब, तो केबी में कन्वर्ट करने के लिए के का मतलब 1024 और बी कैपिटल है तो मतलब 8 से और डिवाइड करेंगे, बिट कर देंगे, यहाँ पे बिट में कन्वर्ट हो गया, ये कैपिटल बी बाइट होता है। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, इनको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो 640 और 480 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 307 टू और डबल जीरो 3072, और ये और यहाँ 1024 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1024 से इसे डिवाइड करेंगे। सॉरी, तो डिवाइड करने पे आप देखेंगे तो 1024 का एक का ये 3 बार, 24 या 72 होते, 3 बार ये कट जाएगा, 2 जीरो ये है, तो 300 हो जाएगा। तो 300 केबी जो है इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 170 में कहा है ये डायग्राम किस चीज को बता रहा है, इधर एम्पलीट्यूड है, इधर थ्रो है, ये क्रस्ट है। क्रस्ट क्या होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को बोलते हैं, किसी भी वेव का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है या सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, और थ्रो जो होता है वो मिनिमम एम्पलीट्यूड को बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ड्यूरेशन और एम्पलीट्यूड के बीच में जो है कि इतनी टाइम दिया है, इतने टाइम में इतना एम्पलीट्यूड हो रहा है, उसके बीच में दिखा रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है ये पीरियड ये आपका कहलाता है वेवलेंथ, ठीक है। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो वो होता है हमारा लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। तो अब आपको बताना कि ये जो डायग्राम है किस चीज को डिनोट कर रहा है, साउंड इन वेव फॉर्म या वाइड फ्रीक्वेंसी, कंप्रेशन ऑफ मैप, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है बेसिकली अगर मैं देखते हूँ
इस तरह से एम्पलीट्यूड और ड्यूरेशन की बात है, एम्पलीट्यूड वगैरह जो अब हम यूज करते हैं तो इस तरह से आप देखते हो कि आप कोई सिग्नल है वो इसके इस तरह से बनते रहते हैं, साउंड वगैरह हम बनाते हैं तो इस तरह से आते हैं। वाइड फ्रीक्वेंसी और कंपेयर लाइन ऑफ साइट का मतलब, तो देखो लाइन ऑफ साइट का मतलब तो होता है एक टावर है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास कोई रिसीवर ट्रांसमीटर है और दूसरे टावर पे एक यहाँ पर हमारे पास रिसीवर है। तो रिसीवर और ट्रांसमीटर भी ये होने चाहिए बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए, और ये इस उसमें ये इस उसमें डायरेक्शन में हो, तो ये यहाँ से सिग्नल निकालेगा और ये सिग्नल यहाँ से कैच करेगा। अगर ये सेम लेंथ में, आप देखते होंगे कि टावर पे चारों तरफ लगा के रखते हैं छतरी टाइप की ये ट्रांसमीटर, जिससे वो रिसीवर की तरफ भी होंगे, किसी भी तरफ रिसीवर हो वो वहां से कैच कर ले, क्योंकि लाइन ऑफ साइट जो है एक सिंगल डायरेक्शन में इस तरह फ्लो होती है, ठीक है, एक डायरेक्शन में चलती है, जबकि जो हमारी रेडियो वेव होती है वो सब डायरेक्शन में ऐसे ऐसे चलती है, ओमनी डायरेक्शनल होती है। लाइन ऑफ साइड जो होती है वन डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल में काम करती है, स्ट्रेट लाइन पे काम करती है। तो यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन में तो वेव हमारी फॉर्म वो नहीं जा रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है इस तरह की जो वेव चलती हैं वो साउंड में चलती हैं, साउंड वेव वगैरह होती है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर जो है साउंड वेव होगा, ठीक है। बाकी जो अगर आपको देखें इसमें लगता है कि अगर कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, किसी को लगता है तो यहाँ पे ये साउंड वेव होना चाहिए। वैसे 171 नंबर है, दी प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, ठीक है, बिट मैप इमेजेस फ्रॉम ए व्यू इन 3D मॉडल इन 3D सीन। ऐसा प्रोसेस जो बिटमैप इमेज के 3D मॉडल को 3D सीन में कन्वर्ट कर देता है उसको हम रेंडरिंग बोलते हैं। ये मल्टीमीडिया का क्वेश्चन है, अगर आपको 3D मॉडल से कोई इमेज को 3D सीन पे लेके आनी है, ठीक है, तो वो वहां से पिक्चराइजेशन हो उसका, तो उसको हम रेंडरिंग बोलते हैं। 172 नंबर क्वेश्चन में कहा है ये डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम बताना आपको किस चीज को बता रहा है। ये लाइन ऑफ साइट से है, यहाँ पे हमारा ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, और ये हमारा डेटा को रिसीव कर रहा है इस तरह से यहाँ पे। तो इस तरह का जो डायग्राम है ये बेसिकली रिवेबरेशन कहलाता है, इसका आंसर जो है थर्ड होगा, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चंस हैं इस तरह के, ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हैं यहाँ पर दिए हुए हैं इस पेपर में। 173 नंबर है, इसमें पूछा है द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट, ये फिगर किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो ये फिगर तो आपने देखो साइन वेव वगैरह पढ़ी होंगी, तो साइन वेव को रिप्रेजेंट करी है, प्योर साइन वेव है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। 174 में कहा है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ए स्नैपशॉट ऑफ द वेब फॉर्म, एक वेब फॉर्म का स्नैपशॉट ले लिया एट ए रेगुलर इंटरवल पे, आप लेते रह रहे हो, ठीक है। कोई हमारे पास वेब फॉर्म है या कोई भी डेटा है, उसका एक रेगुलर इंटरवल पे हमने स्नैपशॉट लिया और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इंटरवल एंड रिप्रेजेंटिंग इट एज ए बाइनरी नंबर इज नोन है, इसको हम सैम्पलिंग बोलते हैं। किसी भी चीज है, आप सैंपल क्या होते हैं, आप कोई भी काम हो रहा है पर्टिकुलर, कभी भी जाके आपने देख लिया वहां पे किस तरह का काम हो रहा है, उसका सर्वे वगैरह कर दिया, तो वो क्या है, सैम्पलिंग है, ठीक है। तो सैंपल ले रहे, पूरे को नहीं कर रहे हम, तो वो सैम्पलिंग हो गया है यहाँ पे। 175 नंबर है, इज ए टेक्निक वेयर द सेम ऑब्जेक्ट shown further away are shown proportionally smaller, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, एक बंदा यहाँ से इसको देख रहा तो इसको इतना बड़ा दिखाई दे रहा, अब यहाँ से देखेगा तो इसको ये क्या दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा, दूर दूर जाएगा तो उस तरह से, यहाँ से तो इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे ये दूर जाएगा तो ये जो है ऑब्जेक्ट इसको कम होता चला जाएगा, यहाँ से हमारे पास इतना ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है, अगर हम दूर लेके जाएंगे तो दूर जाने पे इसका जो साइज है वो कम होता जाएगा, तो इस तरह के जो वो होता है उसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो प्रोजेक्शन होते हैं ये, एक तरह से मल्टीमीडिया में हम यूज करते हैं, तो इनको पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन बोलते हैं। 176 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरएक्टिव, इनमें से कौन सी चीज इंटरएक्टिव है जिससे यूजर का लगातार उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो एक रेडियो ब्रॉडकास्ट, टॉक शो ऑन द टीवी, न्यूज़पेपर या कंप्यूटर गेम। तो कंप्यूटर गेम इंटरएक्टिव है जिसमें यूजर और कंप्यूटर एक साथ एक दूसरे से इंटरएक्टिव है, ठीक है, इंटरेक्शन चलता रहता है, तो कंप्यूटर गेम यहाँ पे आ जाएगा। 177 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा है द X.25 स्टैंडर्ड स्पेसिफाई, जो X.25 है ये एक प्रोटोकॉल होता है जो स्पेसिफाई करता है वैन को,
एक वैन स्टैंडर्ड है, और इसमें हम DTE डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट और DCE इनका यूज करते हैं। सर्किट स्विचिंग इक्विपमेंट है ये डेटा के, ठीक है। और ये जो बेसिकली पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पे काम करता है, पैकेट स्विच नेटवर्क पे ये काम करता है, PSN पे। तो जो X.25 है ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है DTE और DCE के बीच में, ठीक है। तो ये जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो देखो, अगर मैं मान लिया यहाँ पे जैसे DTE टर्मिनल है, एक ये DTE बना लेता हूँ। यहाँ पे एक DTE मतलब आपका कोई कंप्यूटर हो सकता है, PC हो सकता है, ठीक है। तो ये DTE है हमारे, एक ये DTE है, ये आपका PC है, और ये एक मीडियम है, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ DTE है, ये भी कुछ DTE है, टर्मिनल इक्विपमेंट। DTE मतलब डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है हमारे पास ये एक पैकेट स्विचिंग नेटवर्क होगा, PSN है। और PSN के थ्रू क्या होगा कि हमारे डेटा जो है इसमें कनेक्ट, ये जो हमारे टर्मिनल है एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। तो मान लिया यहाँ पर हमारे कुछ यहाँ पर राउटर लगे हुए हैं इस तरह से, ये ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्ट है, यहाँ पे पाथ बने हुए हैं इनके। अब यहाँ पर एक हमने बीच में DCE लगा दिया। DCE क्या काम करता है? DCE बेसिकली DTE को PSE से कनेक्ट करता है इस नेटवर्क में जाने के लिए। यहाँ पे ये PSE होते हैं। तो मेनली हमारे पास जो X.25 होता है उसमें तीन चीजें हम यूज करते हैं, ठीक है। एक होता है DTE, एक DCE और एक होता है PSE। और ये काम करता है PSN में। PSN एक टेक्निक है जिसको पैकेट स्विच नेटवर्क बोलते हैं, इनका जो नेटवर्क बनता है। ऐसे इधर की साइड मान लिया यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक DCE लगा हुआ है, ठीक है। मान लिया यहाँ पे अलग अलग के भी लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं एक ही हो सबका। ये DCE यहाँ पे ये इससे कनेक्ट है, और फिर यहाँ पे हो गया ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट हो गया। ऐसे ये इससे कनेक्ट है और ये दोनों इससे कनेक्ट हो सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ये बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो DCE होता है, इस DCE की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट, ठीक है। और जो PSE है, PSE का मतलब होता है जो तीसरा इक्विपमेंट हम यूज करते हैं यहाँ पे, वो होता है पैकेट स्विचिंग एक्सचेंज। यहाँ पे हम एक्सचेंज है, बाकी में यहाँ पे ई का मतलब इक्विपमेंट है, यहाँ पे एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो एक PSN में काम करता है ये। तो ये हमारा वैन स्टैंडर्ड होता है एक X.25, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये थर्ड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 है, इसमें कहा है फ्रेम फ्रॉम वन लैन कैन बी ट्रांसमिटेड टू अनदर लैन वाया ए डिवाइस कॉल्ड। जो एक लैन से दूसरी लैन पे फ्रेम ट्रांसमिट होते हैं, तो जब फ्रेम की बात हो रही है तो फ्रेम डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं, और डेटा लिंक लेयर पे यहाँ पे जो डिवाइस काम करती है वो ब्रिज होती है। राउटर जो है नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं, रिपीटर और मॉडेम जो है फिजिकल लेयर के हैं। तो ब्रिज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 179 वाला क्वेश्चन जो है हमने अभी पीछे डिस्कस किया हुआ, नेटवर्किंग वाली वीडियो है जो नेटवर्किंग पार्ट 7 है, वहां पे इसको पूरा हमने डिस्कस किया है। इसका आंसर जो है 252 आ जाएगा। यहाँ पे आपको IP एड्रेस 100 है, करंटली जो है 80 लगे हुए हैं सबनेट। तो 80 सबनेट में अगर हम सबनेट 2 की पावर में बनाते हैं तो 128 की रिक्वायरमेंट होगी। 2 की पावर 7 होता है, जो मतलब 7 1 करने हैं आपको। तो 7 1 जब आप करेंगे, 2 2 4 2 6 और एक 7, एक जीरो रखेंगे, तो इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये इक्वल टू 254 के होता है, जिसमें से एक सबनेट और एक ब्रॉडकास्ट का हम एड्रेस माइनस कर देते हैं तो 252 हो जाता है। या आप IP एड्रेस के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर सकते हैं। 1248 16 32 64 और 128 लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, 100 नंबर का IP बनाना है, तो 100 64 32 और 4 से मिलके बनेगा। तो यहाँ पे 11001 आप लगाएंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे 00 लगाएंगे। तो आपको जब सबनेट मास्किंग करनी होती है तो पूरे IP को वो कवर करती है। तो यहाँ से अगर हम कवर करेंगे तो यहाँ तक का ये बनेगा, उतने पे 1 लिखने पड़ते हैं हमें। तो ये जो है 252 के इक्वल होता है, तो करेक्ट आंसर इसका 252 हो जाएगा।
क्वेश्चन 180 में कहा है दीप हाउस ऑफ स्विचिंग इन टोकन रिंग। टोकन रिंग में जो स्विचिंग होते हैं, ठीक है, उनका ग्रुप जो है वो MAU कहलाता है। तो ये जो है हमारी MAU मीडिया एक्सिस यूनिट होती है। तो मीडिया एक्सिस यूनिट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 180 यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चंस हो गए हैं। 20 क्वेश्चन और बचे हैं इसके, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तब तक आप एंजॉय करो, दिवाली अच्छे से मनाइए। ठीक है, सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।